एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान के सारे नियम विफल हो जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे रहस्य की ओर, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां अंतरिक्ष एक अंतहीन गहराई में समा जाता है और जहां प्रवेश करने के बाद कोई नहीं जानता कि क्या होता है। ये कहानी है उन दैत्यों की जो सितारों को निगल जाते हैं, ग्रहों की तकदीर लिखते हैं और ब्रह्मांड की बनावट को आकार देते हैं। ये कहानी है उन रहस्यमय पिंडों की जो सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी अपनी आकाशगंगा के अंधकार में भी कोई ऐसा दैत्य छिपा बैठा है? और अगर है तो क्या हम इससे बच पाएंगे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती है और सत्य कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकता है। कल्पना कीजिए, सोचिए, मैं एक अथाह समुद्र में बना ऐसा भंवर हूं जो न सिर्फ पानी को बल्कि रोशनी, समय और स्वयं अंतरिक्ष को अपनी गहराइयों में खींच लेता है। आप चाहे कितनी भी तेज तैरने की कोशिश करें, कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन एक बार अगर आप मेरी सीमा में आ गए तो फिर कोई भी ताकत आपको वापस नहीं ला सकती। ये केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय फंदा है जहां से बच निकलना असंभव है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बाहर नहीं आ सकता। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल शब्द पहली बार 1967 में अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर ने गढ़ा था? इससे पहले यह अवधारणा अस्तित्व में तो थी, लेकिन इसे कोई सटीक नाम नहीं मिला था। व्हीलर के इस शब्द ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी, जैसे किसी अज्ञात ग्रह पर पहली बार कदम रखा गया हो। यह केवल एक वैज्ञानिक शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी खिड़की थी जिससे झांककर हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को देखने लगे। कभी कभी एक सही शब्द किसी विचार को अमर बना देता है, और ब्लैक होल भी ऐसा ही नाम था जिसने इसे दुनिया भर में पहचान दिला दी। लेकिन नाम ब्लैक होल होने के बावजूद ये पूरी तरह से काले नहीं होते। वास्तव में वे ब्रह्मांड की सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक हो सकते हैं। जब कोई तारा इनके गुरुत्वाकर्षण में फंसता है तो उसकी अंतिम चीखें तीव्र विकिरण के रूप में चारों ओर फैल जाती है। हम देखते हैं कि पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, लेकिन ये केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है। कभी कभी ये शक्तिशाली ऊर्जा धाराओं को भी बाहर फेंकते हैं, जो लाखों प्रकाश वर्ष तक फैल सकती है। ये विरोधाभास जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही वैज्ञानिकों को हैरान करता है। कैसे कोई चीज जो प्रकाश तक को निगल जाती है, स्वयं ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजों में गिनी जा सकती है? गुरुत्वाकर्षण का रहस्य समझने की पहली कोशिश न्यूटन ने की थी। उन्होंने इसे एक अदृश्य शक्ति की तरह परिभाषित किया था, जो पृथ्वी और सूर्य को किसी जादुई रस्सी से बांधकर रखती है। यह विचार सरल लेकिन क्रांतिकारी था। लेकिन फिर आइंस्टीन आए और उन्होंने बताया कि यह रस्सी वास्तव में कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष और समय का विक्षेपण है। ये सोचिए कि आप एक रबर शीट पर एक भारी गेंद रखते हैं, चारों ओर की जगह झुक जाती है और कोई भी छोटा कण उसकी ओर खींचने लगता है। यही ब्रह्मांड में होता है, जहां ब्लैक होल वो भारी गेंद है जो समय और स्थान को इतना मोड़ देती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। यह केवल विज्ञान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रोमांचक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। कल्पना कीजिए, आप एक ऊंची पहाड़ी से नीचे झांक रहे हैं, जहां से नीचे गिरने के बाद कोई रास्ता वापस नहीं आता। आप जितना आगे झुकते हैं, उतना ही नीचे की गहराइयों में समाने का एहसास होता है। ये एहसास ही गुरुत्वाकर्षण का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता सिद्धांत में समझाया। न्यूटन ने सोचा था कि गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य बल है, लेकिन आइंस्टीन ने इस विचार को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी द्रव्यमान
अपने चारों ओर के अंतरिक्षमय को विकृत कर देता है, जैसे एक भारी गेंद रबर की चादर पर रखी जाए और उसके चारों ओर सब कुछ झुक जाए। लेकिन हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये 4 आयामी संरचना में होता है, जबकि हमारी दुनिया 3 आयामी है। यदि पृथ्वी को एक अदृश्य घाटी के किनारे पर रखा गया एक कंचा माने, तो ये उसी ढलान पर घूमती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक घूमती हुई रूले की गेंद। लेकिन ब्लैक होल की कहानी इससे भी गहरी है। ये केवल गुरुत्वाकर्षण की ताकत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय अंत का परिणाम है। ये एक तारे के जीवन से शुरू होती है, एक चमकते हुए जलते तारे से, जो अपने भीतर ईंधन जलाकर जीवन बनाए रखता है। लेकिन हर तारे की नियति तय होती है। जब उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य पकड़ उस पर हावी हो जाती है। तारा अपना संतुलन खो देता है और जैसे कोई ढहती हुई इमारत अपने ही मलबे में समा जाती है, वैसे ही तारा खुद में समाने लगता है। जैसे जैसे ये अधिक घना होता जाता है, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। ये अपने भीतर ही सिकुड़ता जाता है, जब तक कि ये एक ऐसे बिंदु पर न पहुंच जाए जहां से कोई वापसी नहीं होती। ये बिंदु है ब्लैक होल। लेकिन यह भी कहानी का अंत नहीं है, ये केवल शुरुआत है। इस प्रक्रिया का चरम बिंदु वह स्थान होता है जिसे वैज्ञानिक सिंगुलरिटी कहते हैं। एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत हो जाता है और भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। ये वह स्थान है जहां समय ठहर जाता है, जहां यहां और वहां का कोई अर्थ नहीं रहता। ये वो बिंदु है जहां हर चीज, चाहे वो पदार्थ हो, ऊर्जा हो या स्वयं प्रकाश, एक ही दिशा में समा जाता है, अज्ञात की ओर। यह ब्लैक होल का हृदय है, जहां हर चीज खो जाती है और कुछ भी वापस नहीं आता। यहां तक कि हमारे गणितीय समीकरण भी इसे सही से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी गणना का उत्तर अनंत आता है, तो इसका अर्थ होता है कि वहां हमारी समझ की कोई सीमा नहीं है। सिंगुलैरिटी एक पहेली है, एक ऐसा द्वार जो शायद किसी और वास्तविकता की ओर खुलता हो, या फिर केवल अंधकार की ओर। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला। लेकिन इंसान ने जब पहली बार सितारों को देखा था, तब भी उसने यही सोचा था कि वे उससे परे हैं। शायद एक दिन हम ब्लैक होल के रहस्य को भी सुलझा पाएंगे। एक 920 का दशक विज्ञान के लिए एक क्रांति लेकर आया। क्वांटम यांत्रिकी के उदय ने वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया कि उन्होंने एक नई शक्ति खोज ली है जो ब्लैक होल बनने से रोक सकती है। इस खोज की जड़ें एक सरल लेकिन गहरे नियम में थी, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर नहीं हो सकते। यही वो कारण है कि ठोस पदार्थ अपने आकार को बनाए रखते हैं और अचानक संकुचित होकर गायब नहीं हो जाते। लेकिन इस सिद्धांत ने एक और रोमांचक सवाल को जन्म दिया। जब कोई तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ने लगता है। जैसे जैसे तारा छोटा होता जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत करीब आ जाते हैं। लेकिन पाउली सिद्धांत उन्हें पूरी तरह से एक ही स्थान पर जाने से रोकता है और इस संघर्ष से एक अदृश्य बल उत्पन्न होता है, एक ऐसा प्रतिरोध जो गुरुत्वीय संकुचन को रोक सकता है। यह खोज वैज्ञानिकों को एक नई संभावना की ओर ले गई, एक ऐसे तारे की कल्पना जो अत्यधिक घना हो, लेकिन ब्लैक होल में तब्दील न हो। इस नए प्रकार के तारे को व्हाइट ड्वार्फ कहा गया। व्हाइट ड्वार्फ एक अजीबोगरीब पिंड था, आकार में पृथ्वी जितना छोटा, लेकिन इसमें सूर्य के बराबर द्रव्यमान भरा हुआ था। यह अत्यधिक घना था, लेकिन फिर भी ब्लैक होल बनने से बचा रहता था। वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने सितारों की नियति को समझ लिया है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब 1930 में मात्र 19 वर्षीय भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने इस समस्या को एक नई दृष्टि से देखा। इंग्लैंड की यात्रा के दौरान जब उनका जहाज स्वेज नहर से गुजर रहा था,
चंद्रशेखर अपने शोध में डूबे हुए थे। उस समय वैज्ञानिकों का मानना था कि जब कोई तारा अपने ईंधन को समाप्त कर लेता है तो वो सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। लेकिन चंद्रशेखर को महसूस हुआ कि वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण कारक को अनदेखा कर दिया था, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जब तारा सिकुड़ता है तो इसके इलेक्ट्रॉन अत्यधिक गति करने लगते हैं, लेकिन कोई भी कण प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता। इसका अर्थ था कि यदि तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन वो प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जो गुरुत्वीय संकुचन को रोक सके। चंद्रशेखर ने गणना करके पाया कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक है तो ये व्हाइट ड्वार्फ में नहीं बदल सकता। इसका संकुचन जारी रहेगा जब तक कि ये अंततः ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे का रूप न ले ले। इस खोज ने खगोल विज्ञान को हिलाकर रख दिया। ये सीमा, जिसे अब चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ये निर्धारित करती है कि कौन से तारे व्हाइट ड्वार्फ बनकर स्थिर रहेंगे और कौन से तारे संकुचित होते होते ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में तब्दील हो जाएंगे। ब्लैक होल की ये कहानी केवल गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम भौतिकी का संगम नहीं थी, बल्कि ये एक युवा वैज्ञानिक के साहस, जिज्ञासा और अटूट खोज की भी कहानी थी, जिसने सितारों की अंतिम नियति को समझने की राह खोल दी। कुछ ही वर्षों बाद ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों की ये कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन की खोज की और इसके साथ ही एक नई संभावना जन्मी। क्या कोई तारा संकुचित होकर न्यूट्रॉन से बना एक घना पिंड बन सकता है? जवाब था हां। अगर कोई तारा चंद्रशेखर सीमा से अधिक भारी होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप जन्म होता है ब्रह्मांड के सबसे घने और रहस्यमय सितारों में से एक, न्यूट्रॉन तारे का। न्यूट्रॉन तारे छोटे लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारी होते हैं। ये महज माउंट एवरेस्ट जितना छोटा हो सकता है, लेकिन इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के बराबर होता है। कल्पना कीजिए, केवल एक छोटे से चम्मच जितना न्यूट्रॉन पदार्थ पूरी मानव जाति के भार के बराबर हो सकता है। यह ब्रह्मांड की चरम स्थितियों में से एक है, जहां प्रकृति अपने सबसे कठोर नियम लागू करती है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के 2.5 से 3 गुना अधिक हो तो न्यूट्रॉन भी गुरुत्वाकर्षण के दबाव का सामना नहीं कर पाते। वे और अधिक निकट आ जाते हैं और अंततः उनका भी प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। ये वो क्षण होता है जब संकुचन अनवरत जारी रहता है, कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। तारा अपनी ही गहराइयों में समाने लगता है, तब तक जब तक वो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंड में न बदल जाए, ब्लैक होल। ये केवल एक सैद्धांतिक गणना नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड की ठोस वास्तविकता थी। एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम बिखर जाते हैं, जहां समय की कोई निश्चित धारा नहीं होती और जहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, लौटकर वापस नहीं आ सकता। 1930 के दशक में जब विज्ञान की दुनिया इन विचारों को लेकर प्रयोग कर रही थी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गुरुत्वीय पतन की एक नई परिकल्पना रखी। ये वही ओपेनहाइमर थे जो बाद में परमाणु बम के जनक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने समझाया कि जब कोई विशाल तारा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है तो वो एक धूल के बादल की तरह सिकुड़ने लगता है। जैसे जैसे ये छोटा और अधिक घना होता जाता है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। एक ऐसा बिंदु आता है जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यही वो अंतिम सीमा होती है जिसे वैज्ञानिक इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन यानी वो अदृश्य द्वार जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ये वो क्षण है जहां समय रुक जाता है, जहां अंतरिक्ष समय एक ऐसे अंधकार में समा जाता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। एक बार कोई चीज इस सीमा को पार कर ले तो वो ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये विचार जितना डरावना था, उतना ही रोमांचक भी। ब्लैक होल अब केवल एक गणना नहीं थे,
वे एक वास्तविकता थे, ब्रह्मांड के सबसे अज्ञात और सबसे शक्तिशाली पिंड। कभी वैज्ञानिकों को लगता था कि ब्लैक होल सिर्फ गणितीय कल्पनाएं हैं, सिद्धांतों और समीकरणों में कैद एक विचार जिसे कभी देखा नहीं जा सकता। लेकिन धीरे धीरे ये रहस्य खुलने लगा। चंद्रशेखर सीमा की खोज, न्यूट्रॉन तारों का अस्तित्व और गुरुत्वीय पतन की समझ ने यह साबित कर दिया कि ब्लैक होल सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद है। अब यह कोई सैद्धांतिक धारणा नहीं थी, बल्कि खगोल विज्ञान की एक ठोस सच्चाई बन चुकी थी। ब्लैक होल का जन्म पूरी तरह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पर निर्भर करता है। जब कोई तारा अपने अंतिम दिनों में ब्लैक होल बनने की कगार पर पहुंचता है, तो उसकी गुरुत्वीय शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि समय तक धीमा पड़ने लगता है। कोई बाहरी पर्यवेक्षक देखेगा कि तारा सिकुड़ते सिकुड़ते इवेंट होराइजन के किनारे पहुंचने वाला है, लेकिन मानो ये वहां कभी पहुंच ही नहीं रहा। परंतु जो कोई उस तारे के साथ गिर रहा होगा, उसके लिए यह प्रक्रिया बिजली की गति से होगी। जैसे ही वो इवेंट होराइजन को पार करेगा, समय और स्थान का हर नियम ध्वस्त हो जाएगा। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति इवेंट होराइजन के किनारे खड़ा होकर बाहरी ब्रह्मांड को देखे, तो उसे भविष्य की घटनाएं बहुत तेजी से होती हुई दिखेंगी, मानो कोई फिल्म फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हो। सदियां, सहस्त्राब्दियां, यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड पलक झपकते ही बदल जाएगा। ये समय और वास्तविकता का वह मोड़ है जहां विज्ञान कल्पना से भी अधिक अविश्वसनीय हो जाता है। 1930 के दशक में जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इन प्रक्रियाओं की गणना की, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ब्लैक होल का निर्माण संभव है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने सोचा कि ब्लैक होल हमेशा के लिए अदृश्य रहेंगे। उनका मानना था कि ये इतने छोटे और काले होंगे कि अंधेरे अंतरिक्ष में इन्हें देखना असंभव होगा। लेकिन अगर उन्होंने खगोलविदों से परामर्श किया होता, तो वे जानते कि ब्रह्मांड में अधिकतर तारे अकेले नहीं होते, वे बाइनरी सिस्टम में होते हैं, यानी वे किसी अन्य तारे के साथ एक जटिल नृत्य में बंधे होते हैं। और यही तथ्य ब्लैक होल को खोजने की कुंजी साबित हुआ। 1971 में एक युवा खगोल शास्त्री पॉल मर्डन ने पहली बार ब्लैक होल के वास्तविक प्रमाण खोजे। वे रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में कार्य कर रहे थे और उन्होंने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया। अगर कोई तारा एक्सरे उत्सर्जित कर रहा था, तो यह किसी असाधारण खगोलीय घटना का संकेत था, क्योंकि एक्सरे केवल अत्यधिक उच्च तापमान पर उत्पन्न होते हैं, जहां भौतिकी के नियम चरम पर होते हैं। पॉल मर्डन को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ असामान्य खोज लिया है। एक ऐसा तारा जो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में था और जो अपनी रोशनी से संकेत दे रहा था कि उसके पास कोई छुपा हुआ दानव मौजूद है। यह पहली बार था जब विज्ञान ने ब्लैक होल की छाया को पकड़ने की कोशिश की थी। और यहीं से शुरू हुआ ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे रहस्यों को उजागर करने का सिलसिला। 1960 का दशक विज्ञान के लिए रोमांच से भरा था। यह वो समय था जब इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा और साथ ही ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों को खोजने की होड़ भी शुरू हो गई थी। वैज्ञानिकों को पता था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें धरती से देख पाना संभव नहीं था। खासतौर पर एक्सरे विकिरण, जिसे पृथ्वी का वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब था कि अगर हमें उन छिपे हुए ब्रह्मांडीय रहस्यों को देखना था, तो हमें अपनी नजरें पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में स्थापित करनी होंगी। और यही हुआ। पहली बार एक्सरे टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को एक्सरे में देखना शुरू किया, तो उन्हें एक नया ही रहस्यमय संसार दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में कई अनजान स्रोत तीव्र एक्सरे विकिरण उत्सर्जित कर रहे थे। लेकिन उस समय की टेलीस्कोप तकनीक इतनी सक्षम नहीं थी कि वह इन स्रोतों की सटीक स्थिति का निर्धारण कर सके। तब इन स्रोतों को उन नक्षत्रों के नाम पर रखा गया जिनमें वे स्थित थे। पर असली रहस्य तो तब खुला जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ एक्सरे स्रोत अकेले नहीं थे, वे वास्तव में बाइनरी स्टार सिस्टम में मौजूद थे। यानी
एक दृश्यमान तारे के पास कोई अदृश्य साथी था जो अत्यधिक घना था और इतनी तीव्र ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था कि यह सामान्य तारों से मेल नहीं खाता था। तब सवाल उठा, क्या यह अदृश्य साथी वास्तव में एक ब्लैक होल हो सकता है? खगोल विज्ञान के इतिहास में यह खोज एक निर्णायक मोड़ था। 1971 में एक युवा खगोल शास्त्री पॉल मर्डिन ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने पहली बार एक ब्लैक होल की सही पहचान की। यह ब्लैक होल साइग्नस X1 के रूप में प्रसिद्ध हुआ और यह पहला प्रमाणित ब्लैक होल बना। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि ब्लैक होल सिर्फ गणितीय कल्पनाएं नहीं हैं, वे वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद हैं, एक ठोस वास्तविकता की तरह जो अंतरिक्ष और समय के नियमों को चुनौती देती है। यह खोज केवल खगोल विज्ञान के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई शुरुआत थी। ब्लैक होल, जो अब तक एक रहस्य बने हुए थे, पहली बार विज्ञान की पहुंच में आ चुके थे। 1970 के दशक की शुरुआत में नासा ने उहुरु नामक पहला एक्सरे उपग्रह लॉन्च किया जिसने पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर सैकड़ों नए एक्सरे स्रोतों का पता लगाया। अब वैज्ञानिकों के पास स्पष्ट प्रमाण थे कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे रहस्यमय पिंड हैं जो अत्यधिक उच्च ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह था कि ये ऊर्जा कहां से आ रही थी? पॉल मर्डिन ने उहुरु के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि साइग्नस X1 नामक एक्सरे स्रोत की स्थिति पहले से अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि यह स्रोत एक बेहद चमकदार नीले सुपरजायंट तारे के पास था जो सूर्य से 30 से 40 गुना अधिक विशाल और 1 लाख गुना अधिक चमकीला था। इसकी सतह का तापमान 30,000 से 40,000 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ये एक्सरे उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर ये एक्सरे कहां से आ रहे थे? अब विज्ञान के पास सिर्फ एक ही संभावित उत्तर था। इस नीले सुपरजायंट तारे का कोई अदृश्य साथी था जो इसका पदार्थ खींच रहा था। जब कोई तारा किसी अदृश्य शक्ति से बंधा होता है तो वो उस पर संदेह नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ऊर्जा खोने लगता है। और जब पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए उसमें गिरता है तो ये मिलियन डिग्री तक गर्म हो सकता है और तीव्र एक्सरे विकिरण उत्पन्न कर सकता है। ये वही संकेत था जिसे वैज्ञानिक पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। साइग्नस X1 अब सिर्फ एक नाम नहीं था, यह ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे रहस्य की पहली झलक थी। और इसी क्षण इंसान ने पहली बार ब्लैक होल के अस्तित्व को स्वीकार किया। साइग्नस X1 का रहस्य गहराता जा रहा था। पॉल मर्डिन के लिए यह किसी पहेली की तरह था, एक ऐसा तारा जो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में था, लेकिन उस शक्ति को देखा नहीं जा सकता था। यह किसी छायादार शिकारी की तरह था जो मौजूद तो था लेकिन दिखाई नहीं देता था। मर्डिन के लिए यह सवाल अनसुलझा रह जाता अगर उनकी सहयोगी लुईस वेबस्टर ने इस गुत्थी को नहीं सुलझाया होता। लुईस वेबस्टर सितारों की गति पर काम कर रही थी और उनके पास इन चीजों को समझने का एक नया तरीका था, डॉपलर प्रभाव। जब कोई तारा हमारी ओर आता है तो उसकी रोशनी नीली पड़ जाती है और जब वो हमसे दूर जाता है तो उसकी रोशनी लाल रंग की ओर खिसक जाती है। लेकिन जब उन्होंने इस सुपरजायंट तारे के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ असामान्य दिखा। यह तारा किसी अत्यंत भारी लेकिन अदृश्य चीज की परिक्रमा कर रहा था, कुछ ऐसा जो इसके चारों ओर था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने 100 इंच की विशाल दूरबीन का उपयोग करके इसका द्रव्यमान मापा और पाया कि इस अदृश्य साथी का वजन 3 से 4 गुना सूर्य के बराबर था। यह इतना भारी था कि यह न्यूट्रॉन तारा नहीं हो सकता था। तो फिर यह क्या था? जवाब साफ था। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों के पास ठोस प्रमाण था कि यह वास्तव में एक ब्लैक होल हो सकता है। 1971 में पॉल मर्डिन और लुईस वेबस्टर ने अपनी खोज प्रकाशित की और आधिकारिक रूप से घोषणा की कि साइग्नस X1 वास्तव में एक ब्लैक होल हो सकता है। यह क्षण ऐतिहासिक था। यह पहली बार था जब किसी ब्लैक होल को केवल एक गणितीय विचार नहीं बल्कि एक वास्तविक ब्रह्मांडीय पिंड के रूप में स्वीकार किया गया था।
अब यह साफ हो चुका था, ब्लैक होल मौजूद है, वे वास्तविक हैं और वे ब्रह्मांड के सबसे विचित्र और शक्तिशाली पिंडों में से एक है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। वैज्ञानिकों ने और भी उन्नत उपकरणों से इन रहस्यमय दैत्यों का अध्ययन जारी रखा और फिर एक और क्रांतिकारी खोज हुई। 2015 में पहली बार इंसान ने ब्रह्मांड के कंपन को महसूस किया। लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एक असाधारण प्रयोग था, जिसमें 2-4 किलोमीटर लंबी लेजर बीम वेधशालाएं थी, एक लिविंगस्टन लुइसियाना में और दूसरी वॉशिंगटन राज्य में। 14 सितंबर 2015 को पहली बार इन डिटेक्टरों ने कुछ अनोखा महसूस किया, एक अदृश्य कंपन जो सीधा ब्रह्मांड की गहराइयों से आ रहा था। यह कंपन किसी साधारण घटना का नहीं था, यह 2 ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न हुआ था। यह खोज अभूतपूर्व थी। 1916 में आइंस्टीन ने गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब विशाल द्रव्यमान अंतरिक्षमय में गति करते हैं तो वे लहरें उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे पानी में गिरा हुआ कंकड़ लहरें बनाता है। लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत था, कोई इसे देख नहीं पाया था अब तक। 100 वर्षों बाद यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। लीगो की इस खोज ने ब्लैक होल के अस्तित्व को पूरी तरह से सत्यापित कर दिया। यह अब केवल ब्रह्मांडीय गणनाओं का खेल नहीं था, बल्कि वास्तविक ब्रह्मांडीय घटनाएं थी जो समय और अंतरिक्ष को हिला सकती थी। अब यह प्रमाणित हो चुका था कि ब्लैक होल केवल गहरे अंधेरे में छिपे दानव नहीं हैं, वे जीवित हैं, वे ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं और वे अपनी गुरुत्वीय तरंगों से पूरे अंतरिक्ष समय को मोड़ सकते हैं। लेकिन इस महान खोज के पीछे एक और कहानी छिपी थी। लुईस वेबस्टर, जिनका नाम विज्ञान के इतिहास में लगभग मिटा दिया गया। उनकी खोज ने इस ब्रह्मांड को समझने का तरीका बदल दिया, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वे हकदार थी। दूसरी ओर पॉल मर्डेन, जिन्होंने साइग्नस X1 की खोज की थी, उन्होंने अपने जीवन की पहली संपत्ति इसी खोज से मिली राशि से खरीदी। ये यात्रा अद्भुत थी, गणितीय समीकरणों से शुरू होकर रेख खगोल विज्ञान, डॉपलर प्रभाव और अंततः लीगो तक। 14 सितंबर 2015 को जब लीगो के डिटेक्टरों ने गुरुत्वीय तरंगों को मापा तो ये 2 विशाल ब्लैक होल के विलय का संकेत था। ये एक ब्रह्मांडीय नृत्य था, एक ऐसा नृत्य जहां 2 दैत्याकार ब्लैक होल एक दूसरे की बाहों में समाते गए, तब तक जब तक वे एक नहीं हो गए, और इस नृत्य की कंपन लहरें पूरे अंतरिक्ष समय में फैल गई। हमने पहली बार ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को महसूस किया था। वो कंपन जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर 2 ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न हुआ था, पृथ्वी तक पहुंचा। यह प्रमाण था कि हम ब्रह्मांड को अब केवल आंखों से नहीं, बल्कि इसकी धड़कन को सुनकर भी समझ सकते हैं। ब्लैक होल अब केवल कल्पनाओं का हिस्सा नहीं थे, वे हमारी वास्तविकता बन चुके थे। कल्पना कीजिए, 1 अरब वर्ष पहले की बात है, तब जब पृथ्वी पर जीवन अपने सबसे सरल रूप में था। शायद केवल एक कोशिकीय जीव महासागरों में तैर रहे थे। लेकिन इसी दौरान ब्रह्मांड के एक कोने में 2 दैत्याकार ब्लैक होल एक दूसरे की गुरुत्वीय गिरफ्त में जकड़े हुए थे। ये एक ब्रह्मांडीय नृत्य था, एक ऐसा नृत्य जहां 2 महाशक्तिशाली पिंड परिक्रमा कर रहे थे, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। जैसे जैसे वे पास आते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय को विकृत करने लगा। उनके टकराने से पहले पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य सुनामी फैलने लगी, एक गुरुत्वीय तरंग जो प्रकाश की गति से हर दिशा में दौड़ पड़ी। ये कंपन, ये ब्रह्मांडीय हलचल अरबों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करती रही, धीमे धीमे फैलती और कमजोर होती गई, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोई। और फिर एक विशेष क्षण आया जब ये तरंग पृथ्वी तक पहुंची। तब तक हमारी दुनिया बदल चुकी थी। अब यहां इंसान मौजूद थे और संयोग से इन्हीं इंसानों ने उन कंपन को पकड़ने की तैयारी भी कर रखी थी।
लीगो के डिटेक्टर उस अदृश्य स्पंदन को पकड़ने के लिए तैयार थे जिसे ब्रह्मांड ने 1 अरब साल पहले भेजा था। हमने हाइड्रोजन बम की शक्ति देखी है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में बदलकर तबाही मचा सकता है, लेकिन जब ये 2 ब्लैक होल आपस में विलय हुए तो 3 गुना सौर द्रव्यमान एक पल में गायब हो गया और पूरी तरह से गुरुत्वीय तरंगों में बदल गया। ये इतना शक्तिशाली था कि उस क्षण ब्रह्मांड के सभी सितारों द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा से भी 50 गुना अधिक शक्ति उत्पन्न हुई। अगर ये ऊर्जा गुरुत्वीय तरंगों की बजाय प्रकाश के रूप में प्रकट होती तो ये पूरे ब्रह्मांड से 50 गुना अधिक चमकती। ये अब तक देखी गई सबसे हिंसक और ऊर्जावान घटना थी। लेकिन ब्लैक होल की खोज यहां से शुरू नहीं हुई थी। ये तो उससे बहुत पहले 1971 में साइग्नस X1 की खोज से भी पहले शुरू हो चुकी थी। 1950 के दशक में खगोलविदों ने एक नया उपकरण विकसित किया, रेडियो टेलीस्कोप। यह पहली बार था जब इंसान ने ब्रह्मांड से आने वाली अदृश्य तरंगों को पकड़ने की कोशिश की थी। उस समय किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि तारे रेडियो तरंगे उत्सर्जित कर सकते हैं। अधिकतर ज्ञात तारे केवल गर्मी और प्रकाश, थर्मल विकिरण निकालते थे, जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता था। लेकिन रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से 1 मिलियन गुना अधिक होती है और वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के अनुसार तारों से रेडियो तरंगों का उत्सर्जन असंभव था। लेकिन फिर ब्रह्मांड ने एक और रहस्य खोल दिया। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में कई रहस्यमयी रेडियो स्रोत मिले। इन संकेतों ने सभी को चौंका दिया। ये कहां से आ रहे थे? कौन इन्हें भेज रहा था? क्या ये किसी और ग्रह की सभ्यता थी या फिर ब्रह्मांड के किसी अज्ञात कोने से आ रही कोई प्राकृतिक घटना? समस्या यह थी कि रेडियो तरंगे बहुत लंबी होती है, जिससे रेडियो टेलीस्कोप से ली गई छवियां धुंधली होती थी। ये ऐसा था जैसे किसी मोटे कांच के शीशे से देखने की कोशिश करना। वैज्ञानिक इन स्रोतों की सटीक स्थिति पता नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ब्रह्मांड में कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से परे था, और ये संकेत एक नए रहस्य की शुरुआत थे। कैम्ब्रिज में वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय संकेत पकड़ा, एक रेडियो स्रोत जिसे 3C273 नाम दिया गया। ये एक विचित्र संकेत था, लेकिन इसकी सटीक स्थिति अभी तक किसी को नहीं पता थी। ये संकेत कहीं दूर अंतरिक्ष में था, लेकिन ये आ कहां से रहा था? ये कोई तारा था, कोई आकाशगंगा, या कुछ और? फिर एक अनोखी घटना होने वाली थी। चंद्रमा इस रेडियो स्रोत को ढकने वाला था। चंद्रमा की गति और स्थिति विज्ञान को सटीक रूप से ज्ञात थी। वैज्ञानिकों को एक सुनहरा अवसर मिला। अगर वे देख पाते कि 3C273 कब गायब होता है और कब पुनः प्रकट होता है, तो वे इसकी स्थिति का सटीक निर्धारण कर सकते थे। जब उन्होंने इसकी गणना की और फोटोग्राफिक प्लेट्स की मदद से इस स्रोत को खोजने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि वहां वास्तव में एक तारा था। लेकिन यह कोई साधारण तारा नहीं था। ये एक रहस्यमय वस्तु थी जिससे एक विशाल जेट निकल रहा था। एक ऐसी संरचना जो पहले कभी किसी तारे में नहीं देखी गई थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में खगोलविद जॉन बोल्टन ने पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया। ये एक अत्याधुनिक उपकरण था जो ब्रह्मांड से आने वाली रेडियो तरंगों को पकड़ सकता था। लेकिन इस बार यह कोई साधारण संकेत नहीं था, यह कुछ असाधारण था। बोल्टन ने अपने सहयोगी मार्ट श्मिट को पत्र लिखा, हमने इसकी सटीक स्थिति का पता लगा लिया है, क्या आप इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? खगोलविदों के लिए किसी वस्तु के स्पेक्ट्रम को देखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करके वैज्ञानिक ये जान सकते हैं कि वो वस्तु किन तत्वों से बनी है। हर तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, कार्बन अपनी विशिष्ट अवशोषण रेखाएं उत्पन्न करता है। ये किसी वस्तु की केमिकल फिंगरप्रिंट होती है, जिससे वैज्ञानिक उसकी संरचना और उसकी गति तक जान सकते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने 3C273 के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, तो जो नतीजे सामने आए
वे अविश्वसनीय थे। ये कोई साधारण तारा नहीं था। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक था, एक क्वासर। ये खोज खगोल विज्ञान के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ थी। ये पहली बार था जब इंसानों ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। 3C273 ने हमें दिखाया कि कुछ वस्तुएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वे संपूर्ण आकाशगंगा से भी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों, सुपरमैसिव ब्लैक होल, का पहला ठोस प्रमाण था। इस खोज ने हमारी समझ की सीमाओं को धक्का दिया और ये साबित कर दिया कि हम अभी भी ब्रह्मांड के रहस्यों की सतह को मात्र खरोंच ही रहे हैं। दिसंबर 1962 की एक ठंडी रात थी जब मार्टिन श्मिट खगोल विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी खोज की कगार पर खड़े थे। वे कैलिफोर्निया के माउंट पालोमर वेधशाला पहुंचे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन 5 मीटर चौड़ी पालोमर टेलीस्कोप स्थित थी। उनका लक्ष्य था 3C273 नामक रहस्यमयी रेडियो स्रोत का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, जो अब तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। श्मिट अनुभवी खगोल शास्त्री थे। उन्हें दूर की धुंधली आकाशगंगाओं और तारों को देखने की आदत थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। उन्होंने अपनी दूरबीन को 3C273 की ओर मोड़ा, प्रकाश को एकत्र किया और उसकी छवि फोटोग्राफिक प्लेट पर उतारी। लेकिन जब प्लेट निकाली गई तो कुछ गड़बड़ थी। पूरा चित्र धुंधला हो चुका था। 3C273 अत्यधिक चमकीला था, इतना तेज कि प्लेट ने इसकी तीव्रता को सहन ही नहीं किया। ये उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली निकला। उन्होंने दोबारा अवलोकन किया, इस बार सावधानीपूर्वक, और सफल रहे। लेकिन जब उन्होंने 3C273 का स्पेक्ट्रम देखा तो उनके सामने एक नया रहस्य खड़ा हो गया। ये किसी भी ज्ञात तारे या आकाशगंगा के स्पेक्ट्रम से मेल नहीं खा रहा था। वे इसे कैलटेक वापस ले गए, अपने सहयोगियों को दिखाया, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं सका। आखिर ये वस्तु थी क्या? ये इतना चमकीला क्यों था? इससे इतनी अधिक ऊर्जा कैसे निकल रही थी? कुछ ही समय बाद जॉन बोल्टन ने श्मिट को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि वे 3C273 की स्थिति की पुष्टि के लिए नेचर पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित करें। लेकिन श्मिट उलझन में थे। वे क्या लिख सकते थे जब वे स्वयं इस वस्तु की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे? एक दिन उन्होंने दोपहर का भोजन किया और फिर अपने डेस्क पर लौटे। वे फिर से 3C273 के स्पेक्ट्रम को गौर से देखने लगे और तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ, एक पैटर्न। स्पेक्ट्रम में डार्क लाइनें थी, लेकिन ये अजीब तरह से लंबी लाल तरंग दैर्ध्य की ओर खिसक रही थी, मानो किसी ने इन्हें पूरे स्पेक्ट्रम में फैला दिया हो। श्मिट ने तुरंत इसकी तुलना खगोल शास्त्र में सबसे परिचित स्पेक्ट्रम से की, बाल्मर स्पेक्ट्रम। यह हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन रेखाओं का समूह था, और चूंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे आम तत्व है, यह लगभग हर खगोलीय पिंड में मौजूद हो सकता था। उन्होंने बाल्मर स्पेक्ट्रम को 3C273 के स्पेक्ट्रम के ऊपर रखा और देखा, यह मेल खा रहा था। लेकिन एक चौंकाने वाली बात थी, पूरा स्पेक्ट्रम रेडशिफ्ट हो चुका था। रेडशिफ्ट का मतलब था कि यह वस्तु अत्यधिक तेजी से हमसे दूर जा रही थी। जितनी तेजी से कोई वस्तु दूर जाती है, उतना ही अधिक उसका स्पेक्ट्रम लाल रंग की ओर खिसक जाता है। लेकिन 3C273 का रेडशिफ्ट इतना अधिक था कि यह प्रकाश की गति के 16% की गति से हमसे दूर जा रहा था। यह कोई साधारण तारा नहीं हो सकता था। श्मिट को एहसास हुआ कि वे कुछ अविश्वसनीय खोजने वाले हैं। 3C273 एक साधारण तारा नहीं था। नहीं, ये किसी सामान्य आकाशगंगा का हिस्सा था। ये एक क्वासर था, एक अत्यधिक दूरस्थ आकाशगंगा का सक्रिय केंद्र, जिसमें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद था। यह ब्लैक होल अपने चारों ओर पदार्थ को निगल रहा था, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, और इसी कारण यह इतना चमकीला था कि यह संपूर्ण आकाशगंगा को भी मात दे सकता था।
ये खोज खगोल विज्ञान के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ थी। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में ऐसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जो अकेले ही संपूर्ण आकाशगंगा से अधिक प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है। 3C273 केवल एक क्वासर नहीं था। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली झलक थी। खगोल विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका था। 3C273 पहला खोजा गया क्वासर। ये वो क्षण था जब इंसानों ने ब्रह्मांड के सबसे चमकीले, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली पिंडों में से एक की पहली झलक देखी। वैज्ञानिकों के लिए यह अविश्वसनीय था। 3C273 हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर था, फिर भी यह सामान्य आकाशगंगाओं से 100 गुना अधिक चमकदार था। यह ऐसा था मानो कोई अकेला दीपक पूरे शहर से अधिक उज्जवल हो। लेकिन सबसे रहस्यमय बात इसका आकार था। यह विशाल नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत छोटा था। इसका विस्तार कुछ प्रकाश दिनों या प्रकाश सप्ताहों के भीतर था। सवाल ये उठता था, इतनी छोटी सी वस्तु इतनी अपार ऊर्जा कैसे उत्पन्न कर सकती थी? इसका उत्तर केवल एक ही हो सकता था, ब्लैक होल। इंसानों ने ब्रह्मांड के विस्तार का पहला प्रमाण 1929 में पाया था, जब एडविन हबल ने यह खोज की कि जितनी दूर कोई आकाशगंगा है, उतनी ही तेजी से वो हमसे दूर जा रही है। इसका अर्थ यह था कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। अगर समय को उल्टा घुमाया जाए तो यह संकेत करता है कि 14 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु से शुरू हुआ था, एक महाविस्फोट जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। लेकिन 3C273 ने इस सिद्धांत में एक नया मोड़ जोड़ दिया। अब यह स्पष्ट था कि कुछ वस्तुएं इतनी ऊर्जावान थी कि वे संपूर्ण आकाशगंगा से भी अधिक प्रकाश उत्सर्जित कर सकती थी। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, ब्रह्मांडीय दैत्यों की तरह, जो अपने चारों ओर अपार ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जैसे 3C273 की खोज आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों को और भी कई क्वासर मिले और यह स्पष्ट हो गया कि ये सभी अत्यधिक दूरस्थ और शक्तिशाली वस्तुएं ब्लैक होल से ऊर्जा प्राप्त कर रही थी। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि ब्लैक होल केवल ब्रह्मांड के कोनों में छुपे हुए कुछ रहस्यमय पिंड हैं, जिनका व्यापक ब्रह्मांडीय विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। आखिरकार केवल 1% आकाशगंगाएं ही सक्रिय थी, यानी जिनके केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। इसका अर्थ यह निकाला गया कि ब्लैक होल शायद ब्रह्मांड के विकास में कोई अहम भूमिका नहीं निभाते। लेकिन यह धारणा जल्द ही बदलने वाली थी। 3C273 ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड के ये अंधेरे दैत्य केवल छुपे हुए नहीं थे, वे वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पिंड थे, जो अपनी ऊर्जा से पूरी आकाशगंगाओं को रोशन कर सकते थे। ब्लैक होल अब केवल विनाश के प्रतीक नहीं थे, वे सृजन और ऊर्जा के भी केंद्र थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या यह केवल कुछ आकाशगंगाओं में ही था, या फिर पूरी सृष्टि को आकार देने में ब्लैक होल की कोई महत्वपूर्ण भूमिका थी? 3C273 ने यह द्वार खोल दिया, लेकिन इस रहस्य को सुलझाने की यात्रा अभी बाकी थी। 1990 में इंसान ने ब्रह्मांड को देखने की अपनी दृष्टि को एक नया रूप दिया, हबल स्पेस टेलीस्कोप। यह सिर्फ एक और टेलीस्कोप नहीं था, बल्कि ये एक नई खिड़की थी जो हमें अंतरिक्ष के सबसे गहरे रहस्यों को देखने की क्षमता देने वाली थी। लेकिन यह मिशन आसान नहीं था। लॉन्च के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि हबल की ऑप्टिकल प्रणाली में एक गंभीर खामी थी। इसकी मुख्य दर्पण में सूक्ष्म त्रुटि थी, जिससे इसकी छवियां धुंधली दिख रही थी। ये मानो किसी ने चश्मे का गलत नंबर पहन लिया हो और पूरी दुनिया धुंधली नजर आ रही हो। इस गलती को ठीक करने में नासा को $800 मिलियन का खर्च करना पड़ा। लेकिन जब हबल को सही किया गया तो उसने जो देखा, उसने पूरे खगोल विज्ञान को हिला कर रख दिया। धरती से अंतरिक्ष को देखने में एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमारा वायुमंडल,
जब हम पृथ्वी से सितारों और आकाशगंगाओं की ओर देखते हैं तो ये ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी तैराकी पूल के तल से छत की रोशनी को देखने की कोशिश करना। पानी की सतह की हलचल रोशनी को तोड़ती और धुंधला कर देती है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का वायुमंडल भी दूर के तारों और आकाशगंगाओं की छवि को विकृत कर देता है। लेकिन हबल ने इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि ये वायुमंडल से ऊपर था। अब ब्रह्मांड को वैसा देखा जा सकता था जैसा वो वास्तव में था, साफ, चमकदार और अद्भुत। हबल ने कई नजदीकी आकाशगंगाओं के केंद्र में झांका और वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली खोज मिली। हर आकाशगंगा के केंद्र में तारे अत्यधिक तेजी से घूम रहे थे। वे इतनी अविश्वसनीय गति से परिक्रमा कर रहे थे कि अगर कोई और बल उन्हें रोकने के लिए मौजूद नहीं होता तो उन्हें गुरुत्वाकर्षण की सीमा तोड़कर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका केवल एक ही संभावित कारण हो सकता था। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक अदृश्य, अत्यंत भारी और अविश्वसनीय रूप से कॉम्पैक्ट वस्तु मौजूद थी। यानी हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल था। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई थी। अब सवाल ये नहीं था कि क्या ब्लैक होल वास्तव में मौजूद है। सवाल यह था कि अगर हर आकाशगंगा में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है तो केवल 1% ब्लैक होल ही सक्रिय क्यों है? बाकी 99% क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर उतना ही सरल था जितना कि यह आश्चर्यजनक था। केवल वे ब्लैक होल ही सक्रिय होते हैं जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त पदार्थ होता है। जिन ब्लैक होल के आसपास गैस, धूल और टूटे फूटे तारे मौजूद होते हैं, वे इन सामग्रियों को निगलते हैं जिससे वे अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और हमें चमकते हुए क्वासर के रूप में दिखते हैं। लेकिन जिन ब्लैक होल के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, वे सो जाते हैं, शांत, अदृश्य और पूरी तरह से निष्क्रिय। अब यह साफ हो गया था, ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांड के कोनों में छुपे दानव नहीं थे। वे हर जगह थे और वे पूरे ब्रह्मांड को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या ये ब्लैक होल केवल मौजूद भर थे या वे हमारी पूरी सृष्टि को नियंत्रित भी कर रहे थे? क्या ब्लैक होल वास्तव में आकाशगंगाओं को प्रभावित कर सकते हैं? शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि इन दैत्यों का प्रभाव सीमित है। वे जितने भारी होते हैं उतने ही छोटे भी। कल्पना कीजिए, 1 अरब सौर द्रव्यमान का ब्लैक होल, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव केवल कुछ दर्जन प्रकाश वर्ष तक ही सीमित, जबकि पूरी आकाशगंगा का आकार 20,000 से 30,000 प्रकाश वर्ष तक फैला होता है। ऐसा लग रहा था कि ये ब्रह्मांडीय दैत्य अपनी ही दुनिया में सिमटे हुए हैं, बाकी आकाशगंगा से कटे हुए। लेकिन फिर एक रहस्य खुला। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ब्लैक होल केवल गुरुत्वाकर्षण के खामोश शासक नहीं थे। वे अपनी शक्ति से पूरी आकाशगंगा को आकार दे सकते थे। उनके चारों ओर ऊर्जा के शक्तिशाली जेट्स निकल सकते थे जो अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक फैल सकते थे। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ब्लैक होल केवल एक अंत नहीं थे, बल्कि वे आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण था 3C273। 3C273 कोई साधारण तारा नहीं था। यह पहला खोजा गया क्वासर था, एक महाविशाल ब्लैक होल का केंद्र जहां पदार्थ चक्कर काटते हुए अत्यधिक वेग से घूम रहा था, गर्म हो रहा था और ब्रह्मांड के सबसे चमकीले प्रकाश स्रोतों में से एक बन रहा था। लेकिन यह कोई सामान्य ब्लैक होल नहीं था। यह एक अरब सौर द्रव्यमान से भी अधिक विशाल था। यह अपनी आकाशगंगा से 100 गुना अधिक चमकदार था और इसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। क्वासर, जिन्हें क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है, असल में आकाशगंगाओं के सक्रिय केंद्र होते हैं। इनमें सबसे अधिक ऊर्जा तारों से नहीं, बल्कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में गिरने वाले पदार्थ से आती है। जब गैस और अन्य पदार्थ ब्लैक होल की ओर खिंचते हैं तो वे अत्यधिक गर्म होकर
विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे ये क्वासर असाधारण रूप से चमकने लगते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले पिंडों में से एक होते हैं। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। आखिरकार केवल 1% आकाशगंगाएं ही सक्रिय थी, यानी जिनके केंद्र में ब्लैक होल ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। इसका मतलब ये निकाला गया कि अधिकांश ब्लैक होल शांत, निष्क्रिय और प्रभावहीन थे। लेकिन फिर यह धारणा पूरी तरह बदल गई। अब हमें समझ में आने लगा कि ब्लैक होल केवल अंधकार में छिपे विनाशक नहीं थे। वे पूरे ब्रह्मांड के विकास की कहानी लिख रहे थे। वे आकाशगंगाओं को आकार दे रहे थे, उनके तारों के बनने की दर को नियंत्रित कर रहे थे और पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैला रहे थे। ब्लैक होल अब केवल खत्म होने की जगह नहीं थे, वे एक नए ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक बन गए थे। ब्रह्मांड के अंधेरे दैत्य ब्लैक होल का प्रभाव आज भी देखा जाता है रात के आसमान में। जब आप सितारों को देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन चमकते हुए पिंडों के बीच कुछ ऐसा भी है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है? एक ऐसा दैत्य जो समय, प्रकाश और पदार्थ सब कुछ निगल सकता है। एक बार जो इसकी सीमा में आ गया, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी है ब्लैक होल की, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंडों की। हर तारा जो आसमान में टिमटिमाता है, वो अनंत काल तक नहीं जलता। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसके भीतर का ईंधन खत्म हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण उसे भीतर की ओर खींचने लगता है और वो सिकुड़ने लगता है। अगर तारा छोटा हो तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। अगर ये थोड़ा बड़ा हुआ तो न्यूट्रॉन तारा। लेकिन अगर ये बहुत विशाल हुआ तो ये अपने ही भार तले ढह जाता है और बन जाता है एक ब्लैक होल। ये वो क्षण होता है जब तारे का संकुचन अनवरत जारी रहता है, जब तक कि वो अपने ही केंद्र में समा नहीं जाता, एक ऐसे बिंदु पर जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहां भौतिकी के सभी नियम विफल हो जाते हैं। यहां कोई समय नहीं बचता, कोई स्थान नहीं होता, बस एक अज्ञात अंधकार। 1963 में खगोलविद मार्टिन श्मिट ने एक ऐसी वस्तु देखी जो इतनी चमकीली थी कि ये एक पूरी आकाशगंगा को मात दे रही थी। लेकिन ये कोई सामान्य तारा नहीं था, ये था पहला खोजा गया क्वासर। जब वैज्ञानिकों ने इसकी रोशनी का विश्लेषण किया, तो उन्होंने पाया कि ये वस्तु हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर थी, लेकिन ये सामान्य आकाशगंगाओं से 100 गुना अधिक चमकदार थी। इसका केवल एक ही कारण हो सकता था। इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद था, जो अपने आसपास के पदार्थ को निगल रहा था और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। 1990 में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। ये टेलीस्कोप हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर था, जिससे ये ब्रह्मांड को अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ देख सकता था। जब इसने आकाशगंगाओं की ओर देखा, तो वैज्ञानिकों को एक अविश्वसनीय खोज मिली। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद था। लेकिन सवाल यह था कि ये ब्लैक होल आकाशगंगा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं और उनका प्रभाव केवल कुछ प्रकाश वर्षों तक सीमित होता है। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि ये केवल गुरुत्वाकर्षण से ही नहीं, बल्कि अपार ऊर्जा के जेट से भी आकाशगंगाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। 1950 के दशक में खगोलविदों ने एक रहस्यमयी संकेत पकड़ा। कुछ आकाशगंगाएं तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित कर रही थी। जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा, तो पाया कि ये साइग्नस अ नामक आकाशगंगा से आ रहे थे। लेकिन ये संकेत दो विशाल लोब से आ रहा था, एक आकाशगंगा के दाएं और दूसरा बाएं। यह रहस्य तब तक नहीं सुलझा जब तक कि वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप ने इस पर नजर नहीं डाली। उन्होंने पाया कि साइग्नस अ के केंद्र से शक्तिशाली जेट्स निकल रहे थे, जो अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए थे। एक जेट हमारी ओर आ रहा था और डॉपलर प्रभाव के कारण अधिक चमकीला दिख रहा था।
दूसरा जेट विपरीत दिशा में था, जिससे वो धुंधला दिखाई दे रहा था। ये जेट्स इतनी ताकतवर थे कि उन्होंने पूरी आकाशगंगा के वातावरण को हिलाकर रख दिया, और यह स्पष्ट हो गया कि ब्लैक होल केवल पदार्थ को निगलते नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना को भी बदल सकते हैं। अब सवाल यह था, क्या हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में भी कोई ब्लैक होल है? उत्तर था हां। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है सगिटेरियस A, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो पृथ्वी से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 4.2 मिलियन गुना अधिक है। यह हमारी पूरी आकाशगंगा के तारों को नियंत्रित करता है, लेकिन यह शांत है क्योंकि इसके पास अभी खाने के लिए ज्यादा सामग्री नहीं है। अगर कभी कोई विशाल गैस बादल या तारा इसके गुरुत्वीय प्रभाव में आ जाता है तो यह फिर से जाग सकता है, और तब मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र एक बार फिर प्रज्वलित हो सकता है। एक समय था जब ब्लैक होल को केवल विनाश के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, ऐसी जगह जहां सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि वे केवल पदार्थ को निगलते नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आकार भी देते हैं। वे नई आकाशगंगाओं को जन्म देने में मदद करते हैं, सितारों के निर्माण को नियंत्रित करते हैं और पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में सितारों को देखें तो याद रखिए, उनकी चमक के पीछे कहीं न कोई अदृश्य दैत्य, कोई न कोई ब्लैक होल छिपा हो सकता है, जो इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी ताकतों में से एक है। ब्लैक होल केवल अंधकार की गहराइयों में छिपे नहीं हैं, वे पूरे ब्रह्मांड की कहानी लिख रहे हैं। कल्पना करो, अगर तुम किसी ऐसी जगह खड़े हो जहां रोशनी भी ठहर जाती है, जहां समय का कोई मतलब नहीं, और जहां से एक बार प्रवेश करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आता। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्लैक होल का संसार है। ब्रह्मांड के वे रहस्यमयी दरवाजे जिनके पार जाने का साहस आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन्हें खोजने की यात्रा उतनी ही रोमांचक रही है जितने ये स्वयं हैं? आइए तुम्हें लिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो सितारों की मौत से शुरू होता है और ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहेली तक पहुंचता है। हर तारा जो तुम्हें रात में चमकता दिखता है वो अमर नहीं है, इसके भीतर एक लड़ाई चलती रहती है। गुरुत्वाकर्षण इसे संकुचित करना चाहता है और इसके भीतर जलने वाला ईंधन इसे फैलाए रखता है। लेकिन जब ये ईंधन खत्म हो जाता है तो ये लड़ाई भी खत्म हो जाती है और तारा गुरुत्वाकर्षण के सामने हार मान लेता है। अगर तारा छोटा है तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो न्यूट्रॉन तारा, लेकिन अगर ये बहुत विशाल हुआ तो ये सिकुड़ता जाता है तब तक जब तक कि ये अपने ही भार में समा न जाए। और तब जन्म होता है ब्लैक होल का, एक ऐसा बिंदु जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां भौतिकी के सारे नियम विफल हो जाते हैं, जहां घनत्व अनंत हो जाता है और जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं बचता। ब्लैक होल के अस्तित्व की परिकल्पना तो पहले भी थी, लेकिन इसे नाम दिया 1967 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने। इससे पहले वैज्ञानिक इन्हें सिर्फ गुरुत्वीय पतनित तारे, ग्रेविटेशनली कोलैप्स्ड स्टार कहते थे, लेकिन ब्लैक होल नाम ने इसे ऐसा रहस्य बना दिया जिसे हर कोई समझना चाहता था। न्यूटन ने सोचा था कि गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है जो तारों और ग्रहों को जोड़कर रखती है, लेकिन फिर आए आइंस्टीन और उन्होंने ये सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य रस्सी नहीं, बल्कि अंतरिक्षमय का एक झुकाव है। जैसे कोई भारी गेंद एक कपड़े पर रख दो तो वो कपड़ा नीचे झुक जाएगा। अब कल्पना करो, अगर ये गेंद इतनी भारी हो कि वो कपड़े में छेद ही कर दे। यही होता है जब कोई तारा ब्लैक होल में बदल जाता है। ये सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं, बल्कि समय को भी निगल जाता है। 1950 के दशक में खगोलविदों ने अंतरिक्ष में रहस्यमयी रेडियो तरंगे पकड़ी। जब उन्होंने इनका स्रोत खोजा तो पाया कि ये किसी सामान्य तारे से नहीं, बल्कि एक अत्यंत छोटे लेकिन शक्तिशाली स्रोत से आ रही थी। ये क्या था?
1971 में खगोलविद पॉल मर्डन ने पहली बार एक ब्लैक होल की पहचान की। यह कोई सामान्य तारा नहीं था, यह एक नीले सुपरजायंट के पास स्थित था और यह अत्यधिक रे उत्सर्जित कर रहा था। लेकिन ये रे आखिर आ कहां से रहे थे? इसका जवाब था ब्लैक होल। जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो यह गर्म होकर मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है और रे उत्सर्जित करता है। यह रे इस बात का पहला प्रमाण था कि ब्लैक होल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक ब्लैक होल छिपा था, लेकिन यह ब्लैक होल शांत था, सोया हुआ था। 2000 के दशक में दो वैज्ञानिक एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजेल ने इसे ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि इसके चारों ओर तारे अत्यधिक गति से घूम रहे थे, इतनी तेज कि अगर वहां कोई अदृश्य शक्ति न होती तो वे अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते। उन्होंने इसकी गणना की और पाया कि यह ब्लैक होल 4 मिलियन सूर्यों के बराबर भारी था। अब यह साफ हो चुका था, लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। लेकिन ब्लैक होल को देखने का एक और तरीका था, उनकी धड़कनें सुनकर। 1916 में आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी कि जब दो बड़े पिंड टकराते हैं तो वे गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, ऐसी तरंगे जो पूरे अंतरिक्षमय में फैलती है। लेकिन इन्हें कैसे सुना जाए? दो ब्लैक होल जो अरबों वर्षों से एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे थे, अचानक विलीन हो गए और इस टकराव से उठी लहरें पूरी ब्रह्मांड में फैल गई, हमारी पृथ्वी तक पहुंची और वेधशाला ने इन्हें पकड़ लिया। ब्लैक होल सिर्फ विनाशक नहीं है, वे सृष्टि के रक्षक भी हैं। वे आकाशगंगाओं को आकार देते हैं, सितारों को जन्म देते हैं और पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर ब्लैक होल न होते तो शायद ये ब्रह्मांड वैसा नहीं होता जैसा आज है, और शायद हम भी यहां नहीं होते। अगर कोई ब्लैक होल में गिरे तो क्या होगा? बाहर से देखने वाले के लिए वो कभी इवेंट होराइजन पार करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जो व्यक्ति अंदर गिर रहा होगा उसके लिए समय धीरे धीरे रुक जाएगा, और जब वो सिंगुलैरिटी तक पहुंचेगा तो वहां क्या होगा ये हम नहीं जानते। कल्पना करो, अगर तुम किसी ऐसी जगह खड़े हो जहां समय धीमा हो जाता है, जहां रोशनी भी ठहर जाती है और जहां से एक बार प्रवेश करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आता। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्लैक होल का संसार है, ब्रह्मांड के वे रहस्यमयी दरवाजे जिनके पार जाने का साहस आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इनकी खोज एक रोमांचक सफर रही है? यह सफर शुरू होता है 1 अरब साल पहले, जब पृथ्वी पर केवल सबसे जटिल जीवाणु थे और ब्रह्मांड में 2 दैत्याकार ब्लैक होल आपस में एक खतरनाक नृत्य कर रहे थे। एक टकराव जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। 1 अरब साल पहले अंतरिक्ष के किसी कोने में 2 दानव ब्लैक होल एक दूसरे की मृत्यु कक्षा में बंधे हुए थे। वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहे, धीरे धीरे करीब आते गए, और फिर जैसे ही वे आपस में विलीन हुए, उन्होंने अंतरिक्ष समय में गुरुत्वीय तरंगों की एक सुनामी भेज दी जो प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। इस घटना में 3 गुना सौर द्रव्यमान सीधे ऊर्जा में बदल गया, इतनी शक्ति कि ये पूरी आकाशगंगा के सभी सितारों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से 50 गुना अधिक थी। लेकिन ब्लैक होल का रहस्य यही खत्म नहीं होता। 1963 में खगोल शास्त्री मार्टिन श्मिट ने पहली बार एक रहस्यमयी चमकती हुई वस्तु देखी। यह कोई साधारण तारा नहीं था, बल्कि एक क्वासर था, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड, जो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। वैज्ञानिकों ने जाना कि ये क्वासर उन आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं जहां ब्लैक होल सक्रिय रूप से पदार्थ निगल रहे होते हैं और तीव्र ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकता है। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक दैत्य छिपा है। 1990 में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। यह पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष की गहराइयों में झांक सकता था।
जब हबल ने आकाशगंगाओं के केंद्र की ओर देखा तो वैज्ञानिक चौंक गए। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल था। लेकिन अगर हर आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल था तो सिर्फ 1% ब्लैक होल ही सक्रिय क्यों थे? इसका उत्तर था, केवल वही ब्लैक होल सक्रिय होते हैं जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त गैस और टूटे फूटे तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा का गुप्त रक्षक। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, सगिटेरियस अ। यह पृथ्वी से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका द्रव्यमान 4.2 मिलियन सौर द्रव्यमान है। 2020 में वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की जब उन्होंने देखा कि इसके चारों ओर सितारे अत्यधिक गति से घूम रहे थे। लेकिन यहां एक सवाल था, हमारा ब्लैक होल इतना छोटा क्यों है? अन्य क्वासार ब्लैक होल 10 से 60 अरब सौर द्रव्यमान के हो सकते हैं, लेकिन हमारा सगिटेरियस सिर्फ 4.2 मिलियन सौर द्रव्यमान का है। अगर हमारा ब्लैक होल बहुत बड़ा होता तो यह शक्तिशाली जेट्स उत्पन्न करता जो पूरी आकाशगंगा की गैस को बाहर धकेल देते। लेकिन यही गैस नए सितारों के बनने का कारण होती है। अगर यह गैस बाहर निकल जाती तो हमारी आकाशगंगा में सिर्फ एक पीढ़ी के तारे बनते और फिर कोई नया तारा न बनता और शायद हमारा सूर्य भी अस्तित्व में नहीं होता। क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि हमारा ब्लैक होल छोटा था, या फिर यही कारण है कि हम आज यहां हैं? 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर ली। यह M87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल था जिसका द्रव्यमान 6.5 अरब सौर द्रव्यमान था। इस तस्वीर में एक अंधेरा क्षेत्र दिखा, ब्लैक होल की छाया। यह पहली बार था जब इंसानों ने किसी ब्लैक होल को देखा। हाल ही में खगोलविदों ने ब्रह्मांड में कुछ महत्वपूर्ण खोजें की हैं जो ब्लैक होल से संबंधित है। कल्पना कीजिए, अनंत ब्रह्मांड के उस कोने में जहां प्रकाश भी अपना रास्ता भूल जाता है, कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी समझ से परे हैं। विज्ञान की आंखें जब भी इस अंधकार में झांकती है, कोई न कोई नया रहस्य उजागर होता है। हाल ही में खगोलविदों ने ब्रह्मांड के उन रहस्यमय दैत्यों के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने एक ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता लगाया है जो बिग बैंग के महज 800 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में आया था। यह ब्लैक होल एक क्वासर को शक्ति दे रहा है और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 1 अरब गुना अधिक है। यह खोज अब तक की हमारी धारणाओं को चुनौती देती है। क्या आकाशगंगाओं के बनने से पहले ही ब्लैक होल अस्तित्व में आ चुके थे? क्या वे खुद ब्रह्मांड के पहले निर्माता थे? पृथ्वी से 12.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक और ब्लैक होल अपना अस्तित्व दर्ज करवा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे ब्लेजर J04100139 का नाम दिया है। इसकी शक्ति इतनी अधिक है कि यह अपने चारों ओर अंतरिक्षमय को विकृत कर सकता है। इसका द्रव्यमान 700 मिलियन सौर द्रव्यमान के बराबर है और यह अब तक खोजे गए सबसे शक्तिशाली ब्लेजरों में से एक है। इसकी चमक और ऊर्जा इसे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक खगोलीय घटनाओं में से एक बनाती है। अब तक हम ये मानते आए हैं कि डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, किसी अनजान स्रोत से उत्पन्न हो रही है। लेकिन हाल ही में किए गए 2 अध्ययनों ने इस धारणा को हिलाकर रख दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी का स्रोत ब्लैक होल खुद हो सकते हैं। अगर यह सिद्धांत सही साबित हुआ तो यह ब्रह्मांड विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। ब्रह्मांड के ये रहस्य जितने भयावह हैं, उतने ही रोमांचक भी। जब हम रात के अंधेरे आकाश में झांकते हैं तो वहां टिमटिमाते तारे हमें यह एहसास कराते हैं कि कहीं न कहीं इस अनंत अंधकार में ब्लैक होल हमारी निगाहों से परे समय और स्थान को मोड़ रहे हैं, ब्रह्मांड को नई शक्ल दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है। क्या ब्लैक होल केवल विनाश के प्रतीक हैं, या फिर वे सृष्टि के किसी गहरे रहस्य की कुंजी हैं? ब्लैक होल सिर्फ अंधकार और विनाश के प्रतीक नहीं है, वे ब्रह्मांड के शिल्पकार भी हैं। वे आकाश गंगाओं को आकार देते हैं,
वे सितारों के जन्म और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, और शायद हमारी अपनी उत्पत्ति में भी उनकी भूमिका रही हो। तो अगली बार जब तुम रात के आकाश में देखो, तो याद रखना, शायद हम यहां क्योंकि किसी दूर स्थित ब्लैक होल ने हमारी आकाशगंगा को वैसा बनाया जैसा आज है। अगर आपको यह यात्रा रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं? क्या ब्लैक होल के पार कोई और ब्रह्मांड हो सकता है या वहां केवल शून्य है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में नए रहस्यों के साथ। ब्रह्मांड अनंत है और हमारी खोज अभी जारी है।